नमस्कार। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहूँगा। ये कल की ही घटना है। कर्नाटक के एक मंत्री ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया और दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। दुख इस बात का है कि जिसके हाथ में न्याय व्यवस्था चलाने की ज़िम्मेदारी है, संसद के अध्यक्ष जो कि बिल पास करते हैं, वो इसका विरोध करने की बजाय इस पर हंस पड़े, मानो जैसे ये कोई मजाक हो। आप खुद ये वीडियो देखिए और डिसाइड करिए कि क्या सही था या क्या गलत था। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर शर्मनाक बयान दिया है। विधानसभा में कुमार ने कहा कि एक कहावत है कि जब रेप होना ही है तो लेट जाओ और इसके मजे लो। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बिल्कुल उसी स्थिति में थे। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने इस बयान पर कोई एक्शन लेने की बजाय हंस दिया। ನೀವೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಅಂತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಈಗ. वहीं अब रमेश कुमार के इस बयान का देश भर में विरोध हो रहा है और आपने देखा कि वो किस तरह से हंस रहे हैं, इस बात को मजाक में उड़ा रहे हैं, जैसे कितनी छोटी सी बात हो कि अगर रेप होता है तो उसके मज़े लो, विरोध ना करो। बहुत अच्छी बात है। और संसद के अध्यक्ष जो कि किसी भी बिल को पास करते हैं, वो इस बात पे हंस रहे हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि अगर कोई संसद में इस तरह का बिल लेकर आता है कि अगर साबित हो जाए कि किसी ने रेप किया है तो 24 घंटे के अंदर उसे सज़ा होनी चाहिए, तो आप उस बिल को पारित करेंगे, उसे मंजूरी देंगे, क्योंकि आपके लिए तो ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी बात पर इनके जैसे बड़े बड़े लोग विचार करना चाहेंगे। अब कुछ लोग, वही अपने देश की एक बीमारी है ना कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब। बात ये नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता ने बयान दिया है या किसी ने बयान दिया है। बात ये है कि ये बयान उस मंत्री ने दिया है जिसे हम इलेक्ट करते हैं, जिसे हम वोट देते हैं कि वो हमारी समस्या सुनेगा और उसका समाधान खोजेगा। पर उल्टा वो हमारी समस्याओं को कह रहा है कि हम अपनी समस्याओं के मज़े लें। तो हम कैसे ये मान लें कि ये लोग आगे चलकर हमारी समस्या सुनेंगे या इस पर विचार करेंगे। मुझे नहीं पता ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए या इनके साथ क्या करना चाहिए, पर इतना ज़रूर है कि अगर इस तरह के लोग संसद में बैठे हैं तो कानून व्यवस्था तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। चाहे आप कितने ईमानदार क्यों ना हो, चाहे आपके अंदर कितना ही कुछ नया करने का जोश क्यों ना हो, पर अगर आपको ये बड़े बड़े मंत्री और ये लोग ही आपको इजाज़त ना दे तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है, सत्यमेव जयते 2। उसमें जॉन अब्राहम ने एक बड़ी सही बात कही है। ये सेम जो उस मूवी का सीन दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हकीकत हो गया कि जॉन अब्राहम जो कि मंत्री का रोल कर रहे हैं, वो एंटी करप्शन बिल पास कराने की कोशिश करते हैं, पर वो पास हो नहीं पाता क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो उसके अगेंस्ट होते हैं, तो बिल कैंसिल हो जाता है। तो ये करप्शन कैसे मिटाते हैं? जो करप्शन करता है उसे मार करके, मतलब पर्दे के पीछे रहकर। तो एक यही तरीका बचता है फिर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी बिल कोई आएगा कि इस तरह के बयान देने वालों पे या इस तरह के काम करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही एक रास्ता बचता है कि कानून अपने हाथ में लो और इसका समाधान कर डालो। वैसे अगर देखा जाए तो हमारा देश, हमारी मीडिया हर चीज़ में कंपैरिजन करती है दूसरे देश से, स्पेशली पाकिस्तान से, कि हमारे पास ये है, पाकिस्तान के पास वो नहीं है।
हम इतने आगे हैं, पाकिस्तान इतना पीछे है। मैं पूछना चाहूँगा कि ये इस केस में, इस सिचुएशन में क्यों नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं उन देशों से जो इन सिचुएशंस में बहुत सख्त है, जैसे इज़राइल हो गया, सऊदी अरब हो गया। यहाँ पे इस तरह का बयान देना तो दूर, अगर इस तरह का कोई सोच भी ले तो उसे बीच चौराहे में खड़ा करके गोली मार देते हैं। और यहाँ पे ये मंत्री, जिसे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए ऐसा बयान दिए हुए, वो खुला घूम रहा है। और उल्टा जब मीडिया ने उससे सवाल पूछा तो उसे तो इस बात का अफसोस ही नहीं है, वो तो जवाब देने से ही मना कर रहा है। तो इसका मतलब उसने जो कहा वो उसने पूरे होशो हवास में कहा और उसके हिसाब से उसने सही कहा है। तो ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग अगर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि हमें इनसे कोई उम्मीद करनी चाहिए कि ये हमारा भविष्य संवारेंगे या ये हमारी आवाज़ को सुनेंगे। मुझे नहीं लगता कि जब हाथरस वाला कांड हुआ या निर्भया वाला कांड हुआ, इस आदमी के दिमाग में एक बार भी ये आया होगा कि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जो बर्बरता इन्होंने की है उस पर इन्हें जल्द से जल्द मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उल्टा ये तो कह रहा होगा कि गलती थी उनकी जो उन्होंने इसे एंजॉय नहीं किया। मैं बता नहीं सकता इस वक्त मुझे कितना गुस्सा आ रहा है उसकी ये बात सुनकर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये देश जा किस तरफ रहा है। इस एक महीने तो छोड़िए, पिछले कुछ दिनों में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर 3 ऐसे सिचुएशन हुए जिसने अंदर से हिला कर रख दिया मुझे। पहला, CDS जनरल बिपिन रावत वाले इंसिडेंट। दूसरा, पुलिस काफिले पे जम्मू कश्मीर में हमला। और तीसरा, ये बयान। पुलिस काफिले पर जो हमला हुआ था उसकी जानकारी उन्हें 3 दिन पहले से थी, पर सुरक्षा क्या थी? कुछ नहीं, नीलबट्टे सन्नाटा। तो जब आपको मालूम है कि कोई खतरा है तो उसके प्रिकॉशंस लेने में क्या दिक्कत है। और बिपिन रावत के साथ भी जो हुआ, अभी तो खैर इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कुछ बोलना सही नहीं होगा, बट जहाँ तक ये दिख रहा है ये साफ जाहिर होता है कि ये किसी न किसी षड्यंत्र के तहत हुआ है, क्योंकि इतना हाईटेक हेलीकॉप्टर एंड जस्ट लैंड करने से 5 मिनट पहले क्रैश हो जाए, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। और वो भी डबल इंजन हेलीकॉप्टर। चलो एक इंजन फेल कर भी जाए तो दूसरा इंजन उसे लैंड करा सकता है, बट एक ही साथ दोनों इंजन फेल हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये तीनों चीज़ें देखने के बाद कोई भी IAS PCS या आर्मी ज्वाइन करना चाहेगा एज एन ऑफिसर, क्योंकि जब आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं तो आप इस सोच के साथ ज्वाइन करते हैं कि यू विल ब्रिंग द चेंज। पर जब आप देखते हैं कि जो आपके सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ये जो आपके हेड हैं, वो न सिर्फ आपको रोकेंगे, उल्टा गलत चीज़ों को ऐसे आगे बढ़ाएंगे जैसे कि वो सही है, तो आपकी उम्मीद टूट जाती है। मुझे नहीं पता कि इस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं, मेरे इस वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है या नहीं। तो बात यह है कि ये चीज़ सुनकर मैं अंदर से हिल गया पूरी तरह से। एंड इसका जितना मुझे अफसोस है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे गुस्सा है। अफसोस इस बात का है कि हमारे देश के दिग्गज नेता इस तरह की सोच रखते हैं। लोग मांग कर रहे हैं उन्हें निलंबित करने की, संसद से निलंबित करने की। कौन निलंबित करेगा? जब संसद का अध्यक्ष खुद इस बात को हंसी मजाक में उड़ा रहा है तो वो कैसे निलंबित कर सकता है या कैसे कोई सज़ा दे सकता है? वो भी तो बराबर मात्रा का गुनहगार है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं तो नहीं बता सकता उन्हें, क्योंकि ना तो मेरी इतनी हैसियत है और ना ही ये मेरी जगह है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, बस वो इस चीज़ को समझें। और कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि
विकास और शिक्षा इन सब से हटकर हमारा मुद्दा कहीं ना कहीं ये रहता है कि राम मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रहा है, हिंदू ज़्यादा हैं या मुस्लिम ज़्यादा हैं, कांग्रेस पार्टी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। मैं सीधा सीधा एक बात पूछना चाहूँगा, अगर राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद बने, क्या उससे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी? क्या उससे जो गरीबी है, भुखमरी है, ये ख़त्म हो जाएगी? दिल्ली की जो समस्या है पॉल्यूशन वाली, JNK की जो समस्या है मिलिटेंसी वाली, क्या वो सब ख़त्म हो जाएगा? चाहे बाबरी मस्जिद बना लो या राम मंदिर बना लो, क्या दोनों में से किसी के भी निर्माण से ये चीज़ ख़त्म होगी? नहीं होगी। कांग्रेस जीत जाए या बीजेपी जीत जाए, ये बात तो साफ है ना कि ये हैं तो पॉलिटिशियन और ये करेंगे पॉलिटिक्स। कोई थोड़ा सही है, कोई ज़्यादा सही है, पर गलत तो सब है। मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ अपने रोल को समझिए, अपने मेन मोटिव को समझिए, अपनी मेन ज़रूरतें समझिए। हमारी ज़रूरत बाबरी मस्जिद या राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम ये नहीं है। हमारी ज़रूरत है शिक्षा, बेहतर शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। हमारा मुद्दा है विकास। आज भी इस देश के 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि भरपेट खाना तक नहीं नसीब होता जिन्हें। एंड ऐसे देश में जहाँ हमें पता है कि करप्शन बहुत डीप रूटेड है, वहाँ पे हमें स्टेप्स लेने चाहिए इन्हें दूर करने के लिए, ना कि इन फालतू चीज़ों के। अगर हिंदू मरता है या मुस्लिम मरता है, मरता तो एक भारतीय है। ये दोनों ही हमारे देश के हैं। तो नुकसान तो इसमें देश का हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है ये सब चीज़ें जब ये न्यूज़ जब बाहर जाती होगी तो बाकी देशों का क्या रिएक्शन होता होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द पावरफुल कंट्रीज, द सुपर पावर्स, नॉट अबाउट द पाकिस्तान। आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका, रशिया, इसराइल, बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्पीट विद दीज कंट्रीज़। मैं इन देशों के साथ अपने देश का कॉम्पिटिशन रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये नहीं, ये मेरे कंपटीशन नहीं हो सकते मेरे देश के। बिकॉज जितना रिच रिसोर्स हमारे पास है ना, उसका 1/4 भी अमेरिका या रशिया या इसराइल के पास नहीं है। बट देन ऑल्सो वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए मेन मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ मंदिर बनेगा या यहाँ मस्जिद बनेगा। उनके लिए मेन मुद्दा ये है कि उनके देश का एक एक नागरिक शिक्षित है या नहीं, उनके देश का एक एक नागरिक आधुनिक है या नहीं, उनके देश का नागरिक भरपेट भोजन कर सकता है या नहीं। इस वजह से वो हमसे आगे हैं। उनका फोकस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पे है, देश की सिक्योरिटी मजबूत करने पे है, ना कि इस पे कि खाली जगह पे मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए। मैं तो कहता हूँ वहाँ एक रिसर्च सेंटर बनाओ, ना मंदिर बनाओ ना मस्जिद बनाओ, दोनों का डिस्प्यूट ख़त्म करो। वहाँ एक रिसर्च सेंटर बनाओ जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग दो, जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं। स्किल इंडिया के तहत हमारे देश में बहुत सारे आइडियाज़ सामने आए थे, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ सामने आए थे। और स्किल इंडिया से ज़्यादा तो जब कोविड हुआ था उस दौरान हमने कितना ज़्यादा कुछ इनोवेटिव किया है। हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं। पर ये झटके झटके से नई नई चीज़ें आने से कुछ नहीं होगा। ये वही बात हो गई ना कि धक्के धक्के से गाड़ी स्टार्ट हो जा रही है और फिर बंद हो जा रही है, फिर स्टार्ट हो रही है, फिर बंद हो रही है। तो उससे सफ़र नहीं कटेगा, उससे हम रेस नहीं जीत सकते। हमें इसे कांस्टेंट चलाना होगा, वो भी फुल स्पीड से। जो कोविड के दौरान जो प्रोग्रेस हमने दिखाया था, हमें वो प्रोग्रेस हमेशा दिखाना होगा। और वो तभी पॉसिबल है ना
जब हम ये हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से हट के नया सोचेंगे। हमें अपने पूर्वजों के बारे में नहीं, हमें अपने आने वाले वंशजों के बारे में सोचना चाहिए। जब वो आज से 200 साल 300 साल बाद जब वो इस देश को देखेंगे, जब वो इस देश का पास्ट देखेंगे, तो वो क्या देखेंगे, हमें ये सोचना चाहिए। अभी के ड्यूरेशन में आप देखें तो वो क्या देखते हैं कि मालूम होने के बाद भी पुलिस की पूरी की पूरी टुकड़ी पर हमला हो जा रहा है। एक मंत्री इस तरह का भद्र बयान दे रहा है एंड उसके बाद उस पर कार्रवाई करने के बजाय संसद के अध्यक्ष हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? और आप 200 साल की बात तो छोड़िए, ये न्यूज़ जब बाहर गई होगी तो क्या इम्प्रेशन पड़ा होगा फॉरेन कंट्रीज़ पे, जहाँ के नेता ही अपनी बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर वाले हमारे देश की इज्जत करेंगे। एक घर की इज्जत होती है उसके घर की बहू बेटी, और ये देश हमारा घर है। जो इस देश की बहू बेटियों की इज्जत नहीं करता, जो अपने घर की बेटियों की इज्जत नहीं कर रहा है, हम कैसे उम्मीद कर सकता है कि कोई बाहरी इज्जत करेगा। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, और अगर मेरी बात आपको सही लगी हो तो इसे आगे से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, और जितना जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ कार्रवाई ये नहीं कि उसे निलंबित कर दिया या उसे जेल हुई है, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा बोलना तो दूर, लोग सोचने से भी डरें। वरना फिर कल को एक हाथरस होगा, फिर कल को एक निर्भया होगा, और हम सिवाय न्यूज़ चैनल चेंज करने के और कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।